दोस्तों नमस्कार। देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, भारतीय जनता पार्टी वंशवाद को लेकर, परिवारवाद को लेकर काफ़ी चर्चा की जाती है। चुनाव में काफ़ी इसको लेकर इसके विरोध किए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा राज्य जो वंशवाद की राजधानी कहा जा सकता है, देश की राजधानी वंशवाद के, परिवारवाद के रूप में मानी जा सकती है, वो राज्य है हरियाणा, जहां पर अधिसूचना जारी हो चुकी है। 2024 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ चुनाव प्रस्तावित था, लेकिन अभी तक है 1 अक्टूबर को मतदान होने की है स्थिति, लेकिन एक हफ्ता लगातार अवकाश होने का आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग ने बैठक की। 25 सितंबर 7 अक्टूबर को चर्चा हो रही। अभी तक वीडियो बनाने समय तक अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन हम इससे हट करके हम वंशवाद को लेकर के हरियाणा राज्य की कि किस तरीके से हरियाणा में वंशवाद की राजधानी कही जा सकती है। 5 ही परिवार ऐसे हैं हरियाणा के जो 58 वर्षों में 44 वर्ष तक सत्ता में रहे, और 10 वर्ष अगर हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, इसमें भी 5 वर्ष में बहुमत न मिलने के कारण 2019 में चौटाला परिवार के तीसरी पीढ़ी दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम के रूप में रहे, तो सत्ता में भागीदारी रही है। 10 साल अगर इसको मानेंगे तो 58 साल में 44 साल इन्हीं 5 परिवारों का राज्य रहा। 1 साल लगभग राष्ट्रपति शासन रहे, 3 चरणों में अलग अलग, और 3 वर्ष कुछ महीने तक 3 अलग अलग मुख्यमंत्री रहे। अब अगर हम 5 परिवार के चर्चा करें तो इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इन 5 परिवार की तीसरी पीढ़ी इस समय भी सक्रिय रूप से सियासत में शामिल है, और 2024 में अपने विधानसभा चुनाव में अपने अस्तित्व को लेकर, अपने वर्चस्व को लेकर चुनाव मैदान में है। अब अगर हम सब एक एक परिवार की चर्चा करें तो ये 5 परिवार हैं: चौटाला, हुड्डा, बंसीलाल, भजनलाल और बीरेंद्र सिंह। ये 5 परिवार हैं। सबसे पहले हम जो सियासत में काफ़ी चर्चा होती रही है और गैर कांग्रेस सरकारों के बाद केंद्र में, वो है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल हालांकि सियासत में लेट में आए थे, लेकिन उनका हरियाणा में और हरियाणा के बाहर केंद्रीय सियासत में 2 मुद्दों को लेकर बहुत चर्चा और महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। पहला, 1989 में बीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं था, इसलिए चंद्रशेखर जी प्रबल दावेदार थे। एक बीपी सिंह के समर्थकों ने मिलकर एक व्यूह रचना की कि देवीलाल को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, उनको सर्वसम्मत से मान किया जाए। और देवीलाल से पहले ही ये बात कर ली गई थी कि वो चयनित होने के बाद, नेता का चयन होने के बाद, वो अपना समर्थन बीपी सिंह को देंगे। ऐसे ही नाटकीय घटनाक्रम हुआ और देवीलाल को नेता चुने गए, लेकिन देवीलाल ने प्रधानमंत्री के रूप में बीपी सिंह को नामित किया। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। नाराज होकर चंद्रशेखर जी मीटिंग से चले गए थे। ये तो पहला घटनाक्रम है देवीलाल का। देवीलाल ने किसान नेता के रूप में, पिछड़ों के नेता के रूप में, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे लालू रहे हो या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव रहे, इनको भी काफ़ी समर्थन किया, हर तरीके से इनकी मदद की, ये भी काफ़ी रहा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो 1989 से लेकर आज तक ज्वलन समस्या बना हुआ है, वो है जातीय वोट बैंक को लेकर। मंडल कमीशन बीपी सिंह ने देवीलाल के दबाव में लागू किया था। 9 अगस्त 1990 को देवीलाल ने बीपी सिंह से कई मुद्दों पर से नाराज होकर एक मीटिंग पिछड़ों की बुलाई थी हरियाणा में। उसके पहले 3 दिन पहले बीपी सिंह ने मंडल आयोग, आधी अधूरी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया, जिसको लेकर अगड़ों पिछड़ों में काफ़ी संघर्ष हो। उसका एक अलग ही इतिहास है, एक अलग ही नेचर है, उसका विवाद का कारण है। और वही मंडल का विवाद, उसी मंडल के वर्चस्व को लेकर पिछड़ों और अगड़ों में या जातीय समीकरण को लेकर आज भी चुनावी सियासत गणित जारी है
हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी जातीय समीकरण को लेकर, जाट के 29% जाट हैं, जाटों के वर्चस्व को लेकर के, किसानों को लेकर के वहाँ सियासत जारी है। तो देवीलाल के हम चर्चा कर रहे थे, तो देवीलाल के 4 बेटे थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ही सबसे प्रमुख चेहरे थे सियासत के। इनके भी 2 बेटे थे। ओम प्रकाश चौटाला भी 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे, और उनके 2 बेटे थे, अभय चौटाला और अजय चौटाला। 2005 जब ओम प्रकाश मुख्यमंत्री थे, तो एक शिक्षा भर्ती में घोटाले में 2013 में अजय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला को 10 वर्ष की सजा हुई। उसी के बाद परिवार में विभाजन शुरू हुआ। अभय चौटाला ने अपनी अलग सियासत शुरू की, और अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला ने एक अलग पार्टी बना के अपनी सियासत शुरू की। तो ये चौटाला परिवार के हैं, और आज की तारीख में ये चौटाला परिवार के, देवीलाल परिवार के दोनों ओम प्रकाश के बेटे, मतलब उनके देवीलाल के पोते और परपोते, दुष्यंत चौटाला आज़ाद पार्टी के साथ समझौता किए हैं, और अभय चौटाला मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये है चौटाला परिवार का। अब हम इसके बाद चर्चा करने जा रहे हैं दूसरे परिवार की, वो है बीरेन्द्र सिंह। बीरेन्द्र सिंह का भी एक लंबा इतिहास है। इनके पिताजी छोटू राम सबसे पुराने नेता थे, और आज़ादी के पहले भी वो सांसद रहे, सियासत में रहे, विभिन्न पदों पर रहे, और संविधान सभा में भी रहे। उनके बेटे हैं बीरेन्द्र सिंह। बीरेन्द्र सिंह भी 42 साल तक कांग्रेस में रहे, लेकिन और केंद्र में सत्ता में भी रहे, लेकिन बाद में 2014 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उनके बेटे 2019 में बीरेन्द्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह, जो एक IAS अधिकारी थे, 2019 में चुनाव लड़े, मतलब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, सांसद बने। लेकिन फिर 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले अप्रैल 24 में बीरेन्द्र सिंह फिर कांग्रेस में वापस आ गए हैं। तो छोटू राम परिवार, जिसे बीरेन्द्र सिंह का दूसरा महत्वपूर्ण परिवार जो माना जाता है हरियाणा की सियासत में, इनकी भी तीसरी पीढ़ी सियासत में है, और कांग्रेस से मिलकर कांग्रेस का जो भी सियासती समीकरण उठा पटक का, उसमें भी अपने वर्चस्व को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर बीरेन्द्र सिंह का भी परिवार चुनाव मैदान में है, राज सियासत में है। तीसरा है भजन लाल। भजन लाल के बारे में तो सियासत में आया राम और गया राम जो चर्चा होती है, उसके जनक भजन लाल है, और भजन लाल की भी तीसरी पीढ़ी चुनाव में मतलब सियासत में है। उनके बेटे थे कुलदीप बिश्नोई, और कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं वैभव बिश्नोई, और देवीलाल भजन लाल का भी सियासी लंबा चौड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस में थे, लेकिन 2009 में भजन लाल हिसार से सांसद चुने गए थे। उनका 2011 में निधन हो गया था भजन लाल का। उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई भी सांसद चुने गए थे, और कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं दिव्य बिश्नोई, जो आज की तारीख में ये सब दोनों बाप बेटे भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस ये 2022 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे, और सबसे युवा विधायक के रूप में हरियाणा में ये कुलदीप बिश्नोई के बेटे दिव्य बिश्नोई रहे हैं। दोनों इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं। विधानसभा चुनाव में दिव्य बिश्नोई फिर चुनाव मैदान में लड़ने जा रहे हैं। तो ये हरियाणा की तीसरी पीढ़ी हुई। ये भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे भजन लाल, आया राम गया राम के जनक माने जाते हैं। उसकी एक अलग ही लंबी कहानी है कि कैसे आया राम गया राम भजन लाल में रातों रात कैसे इन्होंने पूरे सरकार को एक पार्टी से दूसरे पार्टी में विलय करके सत्ता बनाए रखा। ये है
भजन लाल और हिसार में इनका अपना प्रभाव, हिसार क्षेत्र से इनका अपना वर्चस्व अलग बना हुआ। बंसी लाल एक ऐसा चेहरा है जो 1975 से 1977 इमरजेंसी काल में संजय गांधी के सबसे नज़दीक माने जाते थे और जनसंख्या नसबंदी का जो सुझाव था वो माना जाता है कि बंसी लाल ने ही इसके सुझाव दिया था। ये भी 3 बार सांसद रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि बंसी लाल को हरियाणा के विकास, हरियाणा के डेवलपमेंट, हरियाणा के सर्वांगीण विकास के जनक के रूप में माना जाता है। अगर किसी ने राज्य गठन के बाद हरियाणा का एक चौमुखी विकास किया है तो उसकी क्रेडिट बंसी लाल को जाती है। बंसी लाल ने, एक और कहा जाता है कि जो राजमार्गों पर ढाबे बने हैं, जो सड़क रेस्तरां के रूप में, सड़क मार्ग रेस्तरां के रूप में जाना जाता है हरियाणा में, वो भी बंसी लाल की ही देन है। आप हरियाणा में किसी भी हाईवे पर जाइए, आपको अच्छे से अच्छे ढाबे आपको मिलेंगे। ये भी बंसी लाल के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जितने भी हैं, जो ढाबा आपको देखते हैं जिसे सड़क किनारे का रेस्तरां के रूप में जाना जाता है, ये भी बंसी लाल की ही सोच है। तो बंसी लाल के भी बेटी किरण चौधरी और उसकी बेटी श्रुति चौधरी, ये भी बीजेपी में हैं, लेकिन बंसी लाल कांग्रेस में थे। कांग्रेस से फिर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। बाद में 2004 में कांग्रेस में विलय किया। कांग्रेस विलय करने के बाद फिर इनकी बेटी किरण चौधरी कांग्रेस से जुड़ी रहीं और अभी हाल में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उनकी बेटी श्रुति चौधरी और विधानसभा चुनाव मैदान में है। तो बंसी लाल चौथा परिवार हुआ जो मुख्यमंत्री रहे और जिनकी तीसरी पीढ़ी चुनाव मैदान में वंशवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण बंसी लाल का परिवार है। और 5वीं पीढ़ी है जिसे हुड्डा परिवार के रूप में जाना जाता है। हुड्डा कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में माने जाते हैं और हुड्डा आज की तारीख माना जाता है कि 10 हुड्डा ही कांग्रेस के चेहरे के रूप में हरियाणा में होंगे और 10 वर्ष तक हुड्डा भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और इनका काफ़ी प्रभाव माना जाता है। हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी सांसद हैं और जो पूरी सियासत 2024 में चल रही है कांग्रेस की, वो तमाम विरोधों के बावजूद भी वहाँ, क्योंकि वहाँ 2 और चेहरे कांग्रेस के हैं, राष्ट्रीय प्रदेश के वहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन हुड्डा ही सबसे प्रभावशाली चेहरे के रूप में जाना जाता है। तो हुड्डा परिवार भी तीसरी पीढ़ी दीपेंद्र हुड्डा उनके सांसद हैं और ये माना जाता है कि वंशवाद का ये बहुत बड़ा उदाहरण हुड्डा परिवार भी है। तो 5 पीढ़ियाँ, मतलब 5 परिवार ही हरियाणा के वंशवाद के सबसे बड़े उदाहरण हैं और इन्हीं 5 परिवार का वर्चस्व बना रहा। लेकिन 2024 विधानसभा चुनाव में इन 5 परिवार की जो ताकत पहले थी वो आज नहीं है। नेशनल पार्टी कांग्रेस से जुड़े हुए हों या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों या फिर समझौता किए हों, बसपा से समझौता हो, आज़ाद पार्टी से समझौता हो,
इन किसी का भी समझौता हो, पांचों पार्टियों को, पांचों परिवारों को आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि भारतीय सियासत में अगर वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो है हरियाणा, जहाँ पर 5 परिवारों का ही वर्चस्व रहा है और आज भी बना हुआ है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हरियाणा वंशवाद की, परिवारवाद की राजधानी है और सबसे सटीक उदाहरण के रूप में इन पांचों परिवारों को जोड़ा जा सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि हुड्डा परिवार के बारे में कहा जाता है। चौधरी रणजीत सिंह हुड्डा जो बहुत पुराने कांग्रेसी नेता थे और इनका 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। सोचिए, 16 वर्ष की उम्र में कांग्रेस ज्वाइन की। आज़ादी के पहले से भी इनका कांग्रेस से रहा 3 बार हुड्डा ने देवीलाल को चुनाव हराया है। तो ये भी परिवार सबसे इंटरेस्टिंग है कि तीनों परिवार में भी आपस में लोकसभा चुनाव में आमना सामना हो रहा है और जीत हार के रिकॉर्ड बनते रहे हैं। तो हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि परिवारवाद की राजधानी है हरियाणा राज्य, अब हम आपको 2024 चुनाव में हरियाणा के कुछ संक्षिप्त विश्लेषण बताने जा रहे हैं। वो है कि चुनाव अधिसूचना जारी हो चुकी है और जो पुरानी स्थिति थी 2019 की, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट, 40 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 28%, 31 सीटें। जेजेपी दुष्यंत चौटाला को 10 सीटें और नेशनल लोक दल को 1 सीट मिली थी। हरियाणा लोक पार्टी को 1 सीट थी। बाकी 7 निर्दलीय जीते थे। तो इन्हीं निर्दलीय और जेजेपी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही थी। लेकिन तमाम घटनाक्रम उठापटक के बीच दूसरे बार मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन उन्हें 12 मार्च 2024 को हटा करके नया नेतृत्व नायब सिंह सैनी जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। हरियाणा की सियासत लगभग 30% जाट और किसान नेताओं के आसपास घूमती रहती है। इस बार भी चुनाव काफ़ी, हरियाणा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान आंदोलन ने हरियाणा की सियासत में काफ़ी बदलाव किया है और नए सिरे से हरियाणा में नए समीकरण बने हैं। हरियाणा का चुनाव कई मामले में तय करेगा कि किसान आंदोलन का प्रभाव कितना रहा। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में इन 5 परिवारों से हटकर एक नई सियासत का जन्म दिया है। इन 5 परिवारों से हटकर मनोहर लाल खट्टर ऐसे हैं जो 9 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को एक नई सियासत, नया चेहरा और नए आयाम दिए हैं। यह अलग बात है कि 2024 में स्थितियां बहुत अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। किसान आंदोलन है, बेरोजगारी है, हरियाणा में बेरोजगारी सबसे अधिक मानी जाती है, जातीय समीकरण है और राष्ट्रीय स्तर पर 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उतना प्रभावी नहीं रहा जितना 2019 में था। इस से तमाम कारण है। अभी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन निश्चित मानिए प्रत्याशी चयन भी एक अहम भूमिका निभाएगा क्योंकि जो लगातार विधायक रहे हैं
या जो विधायक हैं वो किसी भी दल से विधायक क्यों ना हो, एक सर्वे के अनुसार जो यूनिट ग्रुप ने खुद किया है उसमें किसी भी विधायक के प्रति ऐसी सहानुभूति नहीं है, ऐसे या कोई उसकी लहर नहीं है, ना उसका ऐसा समर्थन है कि वो बहुत आसानी से या मार्जिन से विधायक चुना जा सके। लड़ाई बहुत टफ है, आसान नहीं है, प्रत्याशी चयन महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बार फिर मैं हरियाणा को, उन 5 परिवारों को जिन्होंने 58 में 44 साल तक सत्ता में राज किया है और जातीय समीकरण के अलावा परिवारवाद और वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। आने वाले 2024 विधानसभा चुनाव में फिर क्या स्थिति होगी, लेकिन निश्चित इतना है कि एक बार अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और जैसी उम्मीद की जा रही है कि हुड्डा प्रभावशाली नेता हैं और फिर उन्हें कमान मिलती है, सरकार बनती है कांग्रेस की, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बनेगी या नहीं बनेगी, वो तो परिणाम तय करने लगेगा। अगर बनती है तो फिर जो परिवारवाद वंशवाद का है, एक राजधानी हरियाणा और हुड्डा को ये अवसर मिलता है तो फिर पुरानी स्थिति दोहराएगी। अगर नहीं ऐसी स्थिति बनती है या कांग्रेस सरकार बनाती है नहीं बनाती है तो वो अलग बात है। लेकिन एक बात तय है कि 2024 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए और इन 5 परिवार के लिए जिनकी तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी चुनाव मैदान में है, अस्तित्व के लिए लड़ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुनाव परिणाम तय करेगा कि हरियाणा की बागडोर इन 5 परिवारों में से किसी के हाथ में होगी। वंशवाद परिवारवाद का फिर ताकत बढ़ेगी या फिर नए समीकरण जो बीजेपी ने 2014 में शुरू किए थे, नया मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेदारी देकर, फिर सैनी को जिम्मेदारी देकर, ऐसी कोई सियासत होगी। लेकिन वंशवाद का अगर कोई राजधानी है, परिवारवाद की कोई राजधानी है तो वो है हरियाणा